हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। जो झुका हुआ प्लेन होगा उस पर फ्रिक्शन किस तरह से लगता है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है और किस तरह से उसकी डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये सभी बातें प्यारे बच्चों आज हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये एक कोई इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है ना। और इसमें जो इसका जो इंक्लाइन एंगल है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है यहाँ, थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा है इसके ऊपर, मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने इस पे ये रखा ही एकदम से फिसल जाए। इसको फिसलने के लिए एक उचित एंगल चाहिए, एक प्रॉपर एंगल होना चाहिए, तब ये फिसलेगा। ठीक है ना। और मान लीजिए पहले ये यहां था तो ये नहीं फिसला, फिर यहां था नहीं फिसला, यहां था नहीं फिसला, यहां पे भी ये नहीं फिसल रहा है। जैसे ही इससे भी हल्का सा बड़ा हमने थीटा को बढ़ाया, एकदम से फिसलने लगेगा। तो जस्ट वो मैक्सिमम एंगल जिस पर ये रेस्ट में है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले हम जो लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या हो जाएगा, इट इज अ मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल एट विच ब्लॉक इज इन रेस्ट, जिस पर ये रेस्ट में है। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, थीटा आर, थीटा आर। ठीक, क्लियर है। तो ये लिखे पहले। इसके बाद अब ध्यान से देखो, मान लीजिए बच्चों ये ब्लॉक अभी यहीं पे ही रुका हुआ है, इट मींस ये थीटा की जगह क्या है, थीटा आर है। ठीक। अब यहां इस पर नीचे की ओर एक फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलते हैं वेट, और वो कितना होगा, mg। बिल्कुल सही बात है। अब ऊपर की साइड यहां एक और फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस अपने से परपेंडिकुलर लगाता है। इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक। अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये थीटा आर ही होगा। ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। कोशिश करना, ट्राई करना इसको इक्वल करने की, आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसका कंपोनेंट करो। अगर हम इसके कंपोनेंट करेंगे, एक तो यहां जाएगा और एक यहां जाएगा। ठीक। जो कंपोनेंट इधर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर वाले कंपोनेंट की, mg cos थीटा आर। ठीक। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा आर। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों जैसे ही ये मैक्सिमम एंगल है, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स अब ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में लग रहा है वो मैक्सिमम है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इससे हल्का सा भी बढ़ते ही ये फिसलने लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, सोचो। क्या वो ये नहीं होगी, क्या यही तो होगी। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा एक इस तरह का रेसिस्टेंस होता है जो अपोज करता है उस मोशन का, जो अपोज करता है उस मोशन का जो हो रहा हो। ये मोशन किधर को होगा, इस साइड में। ये अपोज करने के लिए किधर को लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट। और इसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है प्यारे बच्चों। और जो हमारे पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में हमेशा प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला लगता है म्यू एस इंटू एन लगता है, ठीक है, हमेशा म्यू एस इंटू एन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने म्यू एल लिख दिया था यहाँ, अगर आपको ध्यान हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल इंटू एन, बच्चों वो ऐसे ही लिखा गया, म्यू एस ही होता है। ये कारण क्या है? ये भी तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, चाहे म्यू एल भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी म्यू एल लिखो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, ठीक है ना। मेरे याद आ गया अभी ये वाली बात तो मैंने बता दी, वैसे कोई जरूरी नहीं है, चाहे आप म्यू एल भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ क्योंकि हमें पता है किस तरह का फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ म्यू एस इंटू एन, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं कंप्लीट। देखिए अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या एफ आर ऊपर आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, यहां से एफ आर शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा आर। क्यों लिखा मैंने इसके बराबर? क्योंकि रुका हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये फोर्स इसके बराबर हो और ये फोर्स इसके बराबर हो। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड एफ आर को वैल्यू हम क्या लिखेंगे? म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन फ्रॉम फिगर, देखो फिगर से मुझे फिर पता चल रहा है कि n किसके इक्वल है? एम जी कोस थीटा आर। इसको हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है इक्वेशन 1 और 2 से? n की वैल्यू यहां पुट कर दो तो म्यू एस क्या हो जाएगा? एम जी म्यू एस एम जी कोस थीटा आर विल बी इज इक्वल टू एम जी साइन, एम जी साइन थीटा आर। क्लियर है? अब यहां से प्यारे बच्चों बिल्कुल शांतिपूर्वक देखते रहेंगे, ये मैं साफ कर देता हूं। देखो अभी यहां ये सब इसके नीचे चले जाएगा, यहां क्या बचेगा हमारे पास? म्यू एस विल बी इज इक्वल टू साइन थीटा आर अपॉन कोस थीटा आर, या म्यू एस विल बी इज इक्वल टू टेन थीटा आर, और यहां से टेन थीटा आर विल बी इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक। अगर हम देखें तो थीटा आर विल बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां आकर के प्यारे बच्चों ये टॉपिक खत्म हो जाता है। सभी बच्चे इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में करेंगे। यहां आकर के प्यारे बच्चों मैक्सिमम जो बेसिक्स हैं फ्रिक्शंस के वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।